पाकिस्तान और भारत के जो है विभाजन के संदर्भ में कुछ पॉइंट देख रहे थे और किस प्रकार जो है हमारे यहाँ पर विभाजन का प्रोसेस चल रहा था और विभाजन की स्थिति के कारण जो है किस प्रकार के जो है दर्द से जो है इंसानों को गुजरना पड़ा, उस बारे में देख रहे थे। अब हम देखते हैं आगे इसका पाकिस्तान का नाम। ठीक है, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान कैसे पड़ा? पाकिस्तान अथवा पाक और इस्तान दो शब्दों से मिलकर बना है। पाक और इस्तान पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। नाम जो है कैम्ब्रिज के एक पंजाबी मुसलमान छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 और 1935 में लिखित दो पर्चों में गढ़ा। अब देखें, चौधरी रहमत अली नाम का एक स्टूडेंट हुआ, पंजाब का पंजाबी मुसलमान था वो, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंदर वो पढ़ता था, जिसने अपने रिसर्च पेपर के अंदर जो है पाकिस्तान नाम लिखा। रहमत अली इस नई इकाई के लिए अलग राष्ट्रीय हैसियत चाहता था, और जो है रहमत अली जो था वो इस नई इकाई के लिए क्या चाहता था? एक राष्ट्रीय हैसियत चाहता था। 1930 के दशक में किसी ने रहमत अली की बात को गंभीरता से नहीं लिया, और जो है 1930 के दशक में जो है पाकिस्तान शब्द जब उसने दिया तो पाकिस्तान शब्द की जो है बात को उसने किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। यहाँ तक कि मुस्लिम लीग और अन्य मुस्लिम नेताओं ने भी उसके इस विचार को केवल एक छात्र का स्वप्न समझकर खारिज कर दिया। और जो है एक स्टूडेंट ने सुझाया नाम पाकिस्तान, और उसने जो है किस अलग अलग क्षेत्रों को देखकर जो है नाम दिया भाई पाकिस्तान, यानी पंजाब, अफगान, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इन एरियो को जोड़ते हुए उसने नाम सुझाया था। तो स्टूडेंट का ने दिया नाम ऐसे समझ के इसको सिर्फ हल्के में लेकर छोड़ दिया गया। तो पाकिस्तान नाम देने वाला कौन है? चौधरी रहमत अली। आगे देखिए पाकिस्तान का प्रस्ताव। पाकिस्तान की स्थापना की मांग धीरे धीरे ठोस रूप ले रही थी। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तता की मांग का प्रस्ताव पेश किया। और अब जो है आगे चलकर क्या हुआ कि जो है पाकिस्तान की जो स्थापना है उसकी मांग जो है धीरे धीरे क्या हो गई? ठोस रूप ले रही कि भाई हमें अपना पृथक अस्तित्व चाहिए, हमें अलग होना है भारत से। तो ये चीज़ क्या होने लगी? बढ़ने लगी। और 23 मार्च 1940 को जो है मुस्लिम लीग ने क्या किया? उपमहाद्वीप के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों के लिए क्या की स्वायत्तता की मांग की, यानी कि जो है जो भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहाँ पर जो है उन्होंने अपने पृथक अस्तित्व यानी कि अपना अलग से जो है देश बनाने की और अपनी स्वतंत्रता की उन्होंने मांग का जो है प्रस्ताव पेश किया। इस अस्पष्ट प्रस्ताव में कहीं भी विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। और अब जो ये प्रस्ताव किया कि भाई हमें अपना मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र अलग बनाना है, लेकिन इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र कहीं पर नहीं किया था, बल्कि इस प्रस्ताव को लिखने वाले पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के नेता सिकंदर हयात खान ने 1 मार्च 1941 को पंजाब असेंबली को संबोधित करते हुए ऐलान किया था कि वह ऐसे पाकिस्तान की अवधारणा का विरोध करते हैं जिसमें यहाँ मुस्लिम राज और बाकी जगह हिंदू राज होगा। और अब जो है ये कहा गया आगे कि जो है प्रस्ताव तो रखा गया है ना, लेकिन प्रस्ताव रखने के बाद जो पंजाब के प्रधानमंत्री और यूनियनिस्ट पार्टी के जो नेता थे सिकंदर हयात खान, उन्होंने जो है 1 मार्च 1941 को क्या बात कही कि पंजाब में एक सभा चल रही थी, असेंबली है ना, जिसके अंदर उन्होंने जो है भाषण देते हुए यानी संबोधित करते हुए कहा कि जो है हमें ऐसा देश नहीं चाहिए जहाँ सिर्फ मुस्लिम राज हो और दूसरी तरफ हिंदू राज हो, यानी कि जो है मुसलमान और हिंदू ही अपना जो है राज कर सके, ऐसा जो है उनको नहीं चाहिए था। अगर पाकिस्तान का मतलब यह है कि पंजाब में खालिस मुस्लिम राज कायम होने वाला है तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं हो रहा। वो यूँ कहने लगे कि अगर पाकिस्तान का मतलब क्या है कि जो पंजाब है उसमें क्या होने वाला है? मुस्लिम राज होने वाला है, और जो है बाकी सब जगह पर जो है हिंदू राज होगा और मुस्लिम राज होगा, और फिर वो वहाँ शासन करेगा, तो मेरा उससे कोई वास्ता नहीं है। जबकि हमें क्या करनी चाहिए? समानता की बात करनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता की बात करनी चाहिए। तो जो प्रधानमंत्री हुए उन्होंने जो है साफ के इनकार कर दिया कि हमको जो है ऐसा राष्ट्र नहीं चाहिए जहाँ पर मुसलमान है तो मुसलमान ही नेता होगा, हिंदू है तो हिंदू ही नेता होगा, ऐसा हमें राज्य नहीं चाहिए। उन्होंने संघीय इकाइयों के लिए उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले संयुक्त महासंघ के समर्थन में अपने विचारों को फिर दोहराया। और अब वो यूँ कह रहे हैं कि जो है
उन्होंने क्या किया, संघीय इकाइयों के लिए क्या किया, एक उल्लेखनीय स्वायत्तता के आधार पर एक ढीले ढाले क्या किया, संयुक्त महासंघ के समर्थन में क्या किया, अपने विचारों को दोहराया। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान के गठन की मांग उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल से शुरू होती है, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। और अब जो है कुछ लोग क्या मान रहे कि जो पाकिस्तान है उसकी जो स्थापना है, उसका जो गठन है, उसकी मांग किसने की थी, उर्दू के जो कवि हुए थे मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था, उन्होंने जो है पाकिस्तान की जो है मांग की थी। 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य की जरूरत पर जोर दिया था। और अब वो यूँ कह रहे हैं कि 1930 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग का जो अधिवेशन हुआ उसमें जो है अध्यक्षीय भाषण देते हुए जो है उन्होंने क्या किया, एक उत्तर पश्चिमी जो है भारतीय मुस्लिम राज्य की क्या है ज़रूरत पर जोर दिया था। और जो है जो इकबाल हुए, मोहम्मद इकबाल हुए, तो जो 1930 में जो मुस्लिम लीग का अधिवेशन हो रहा था उसमें उन्होंने जो है मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की जो है और पृथक देश की जो है मांग पर जो है जोर दिया था। मगर उस भाषण में इकबाल का एक नए देश के उदय पर नहीं, बल्कि पश्चिमोत्तर भारत में मुस्लिम बाहुल इलाकों को एकीकृत शिथिल भारतीय संघ के भीतर एक स्वायत्त इकाई की स्थापना पर जोर दे रहे थे। और जो है आगे ये भी कह रहे हैं वो कि जो मोहम्मद इकबाल है वो एक नए देश के उदय पर नहीं बात कर रहे थे, बल्कि क्या है, जो भारत के पश्चिम दिशा में स्थित मुस्लिम बाहुल्य इलाका है ना, उसको वो अलग करने की और शिथिल और भारत संघ के भीतर जो स्वायत्त इकाई है उसकी स्थापना पर वो जोर दे रहे थे। यानी कि वो भारत के अंदर ही रहे और एक अलग देश के रूप में, भले भारत का ही हिस्सा है, पश्चिमी भाग है, तो वो अपनी एक अलग सी पहचान बनाए, ऐसी वो बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, विभाजन का अचानक हो जाना। अब विभाजन अचानक हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? पीछे हम देख चुके हैं कि पाकिस्तान के बारे में अपनी मांग पर लीग की पूरी तरह स्पष्ट थी, है ना। अब जो मुस्लिम लीग है वो पाकिस्तान क्यों चाहता था, उनकी राय पूरी तरह स्पष्ट थी कि भाई वो मुसलमानों के हित की रक्षा करना चाहता है, मुसलमान लोगों की जो है सुरक्षा चाहता है, इसलिए वो अपना अलग अस्तित्व चाहता है, अपना अलग से नेता चाहता है ना। तो इसलिए वो अपना जो है देश को है पृथक करके बंटवारा करके अपने आप में जो है मुस्लिम राज करके जो है मुसलमानों का अपना अलग देश बनाना चाहता है। तो ये पिछली बातें जो मोहम्मद अली जिन्ना की थी वो हमको पता है ना, तो ये हम जानते हैं। अब आगे देखिए, उपमहाद्वीप के मुस्लिम बाहुल इलाके के लिए सीमित स्वायत्तता की मांग से विभाजन होने के बीच बहुत ही कम समय, केवल 7 साल रहा। और अब जो है ये विभाजन की बात कर रहे हैं, तो जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं उन्होंने जो अपनी स्वायत्तता की मांग की, हमने बोला था कि 1947 से लेकर जो है 1950 के दौरान के अंदर जो है ये 1900 से ही मांग करना शुरू कर दी गई थी। भाई जब क्रिप्स मिशन आया तब से जो है देश के अंदर जो है पृथक अस्तित्व विभाजन की बात शुरू हो चुकी थी। तो 7 साल ही जो है समय रहा था विभाजन का। किसी को मालूम नहीं था कि पाकिस्तान के गठन का क्या मतलब होगा और उससे भविष्य में लोगों की ज़िंदगी किस तरह तय होगी। और अब जो ये किसी को नहीं पता था कि भाई पाकिस्तान जो है अलग अपना अस्तित्व बनाने लगेगा तो इससे क्या होगा, ज़िंदगी कैसे बदलेगी। हमने देखा कि विभाजन जो हुआ उसे क्या होने लगा, लोगों को शरणार्थी बनना पड़ा, रातों रात अपनी जगहों को छोड़ना पड़ा और कई सारी जो है भयावह स्थिति हुई, लोग मर गए, कट गए, अपने घरों से बेघर हो गए, बेरोजगारी फैली, कई सारी महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, कई सारी समस्या हमने सामने देखी थी, जो एक दर्दनाक जो है हिंसा से भी, युद्धों से भी बड़ी जो है भयानक स्थिति थी, जिसको हमने पिछली कक्षाओं के अंदर देख लिया था। 1947 में अपने मूल इलाके छोड़कर नई जगह जाने वालों में से बहुतों को यही लगता था कि जैसे ही शांति बहाल होगी वे लौट आएंगे। और अब जो है 1947 में लोग क्या है अपने मूल इलाकों को छोड़कर नई नई जगहों पर जाने लगे। भाई हिंदुस्तान के लोग पाकिस्तान की ओर पलायन करने लगे, पाकिस्तान के हिंदुस्तान की ओर पलायन करने लगे। तो लोगों को जो है आना जाना लगा रहा। लोग स्थिति समझ नहीं रहे थे कि स्थिति एक्चुअल में क्या है। लोगों को लग रहा था कि कोई युद्ध या लड़ाई झगड़ा हो रहा है जो है कभी शांत होगा और हम फिर से लौट आएंगे अपनी जगहों पर, है ना। शुरुआत में मुस्लिम नेताओं ने भी एक संप्रभु राज्य के रूप में पाकिस्तान की मांग खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। और अब जो है कह रहे हैं कि जो शुरुआत में जो मुसलमान नेता है
उन्होंने भी जो एक संप्रभु राज्य के रूप में जो है पाकिस्तान की जो मांग है वो खास संजीदगी से नहीं उठाई थी। शुरुआत में शायद जो खुद जिन्ना भी पाकिस्तान की सोच को सौदेबाजी में एक पैंतरे के तौर पर ही इस्तेमाल कर रहे थे। और जो ये कह रहे हैं कि शुरुआत में जो मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के लिए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की जिद करे जा रहे थे और अलग अपना अस्तित्व चाहते थे, वो भी सिर्फ एक पैतरा के रूप में अपना रहे थे कि भाई मैं ऐसा करूँगा तो हो सकता है कि भाई शासन हम लोगों के हाथ में भेजे, क्योंकि बात शासन की हो रही थी यहाँ पे कि जो है मुस्लिम लीग कांग्रेस में मिलना चाहती थी और मुस्लिम लीग को कांग्रेस में मिलाया नहीं गया। तो ऐसे में उन्होंने अपने आप में क्या महसूस की, इनसिक्योरिटी कि भाई हमारा राज कभी नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने अपना अलग पृथक अस्तित्व बनाने की कोशिश की थी, है ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना भी सिर्फ ट्रायल ले रहे थे यहाँ पर, उनको भी पता नहीं था कि सचमुच में विभाजन हो जाएगा, जिसका वे सरकार द्वारा कांग्रेस को मिलने वाली रियायतों पर रोक लगाने और मुसलमानों के लिए और रियायतें हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। और जो है भाई वो पैतरे इसीलिए अपना रहे थे कि भाई मुसलमानों को भी जो है कांग्रेस सरकार से जो है समर्थन मिलता रहे और रियायत मिलती रहे और इन रियायतों का वो इस्तेमाल अपने मुसलमानों के लिए और खुद के लिए कर सकें। दूसरे विश्व युद्ध के कारण अंग्रेजों को जो है स्वतंत्रता के बारे में औपचारिक वार्ताएं कुछ समय तक टालनी पड़ी। और अब जो है सेकंड जब विश्व युद्ध हुआ तो उसमें जो अंग्रेज है उसको जो है स्वतंत्रता के बारे में जो है अपनी औपचारिक वार्ताएं क्या करनी पड़ी, कुछ समय के लिए टालनी पड़ी। 1942 में शुरू हुए विशाल भारत छोड़ो आंदोलन का परिणाम था कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और उसके अफसरों को संभावित सत्ता हस्तांतरण के बारे में भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए तैयार होना पड़ा। और अब जो है अभी आगे इन कह रहे हैं कि जो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसका परिणाम क्या हुआ कि जो अंग्रेज है उनको क्या करना पड़ा, झुकना पड़ा। आपको भी पता भारत छोड़ो आंदोलन की स्थिति हुई, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जो है उनको भी झुकना पड़ा। और जो है फिर आगे चलकर जो अफसर है उनको भी क्या होना पड़ा, अपनी सत्ता का हस्तांतरण करना पड़ा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन से जो है ये महसूस होने लगा भाई अब जो है हमको क्या कर देना चाहिए, भारतीयों को जो है भारत की बागडोर दे देनी चाहिए। और फिर जो है 1946 में माउंटबेटन जब जो है वायसराय बन के आए तो उन्होंने तो पूरी तरीके से जो है निर्णय ले लिया था कि जो है भारत की सत्ता क्या दे देनी चाहिए, भारतीयों के हाथों में सौंप देनी चाहिए। और भारतीय पक्षों के साथ बातचीत के लिए क्या होना पड़ा, उनको तैयार होना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे मुस्लिम लीग का जो है 1940 में एक प्रस्ताव दे रखा है। उन्होंने क्या प्रस्ताव रखा था, मुस्लिम लीग के 1940 वाले प्रस्ताव की मांग क्या थी, देखो कि भौगोलिक दृष्टि से सटी हुई इकाइयों को क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाए, जिन्हें बनाने में जरूरत के हिसाब से इलाकों का फिर से ऐसा समायोजन किया जाए कि हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों जैसे हिंदुस्तान के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की ज़्यादा संख्या है उन्हें इकट्ठा करके क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए, जिनमें शामिल इकाइयाँ जो है स्वाधीन और स्वायत्त होगी। तो मुस्लिम लीग ने क्या प्रस्ताव रखा कि भौगोलिक दृष्टि से जो भी सटी हुई इकाइयाँ हैं, यानी कि जो क्षेत्र है, इकाई मतलब जो क्षेत्र थे उनको जो है क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया जाए और जिन्हें बनाने में जो है ज़रूरत के हिसाब से जो है इलाकों का फिर से क्या हो, ऐसा समायोजन हो कि जो हिंदुस्तान है उसका उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्र जैसे जिन हिस्सों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है उन्हें क्या कर दिया जाए, इकट्ठा करके जो है स्वतंत्र राज्य बना दिया जाए। यानी कि जहाँ जहाँ मुसलमानों के क्षेत्र उत्तर पश्चिम में और पूर्व दिशा में, उन क्षेत्रों को जो है मुसलमान बाहुल्य घोषित कर क्या कर दिया जाए, उनको एक अलग से जो है क्षेत्र बना दिया जाए। तो ये मुस्लिम लीग की जो है 1940 में मांग थी। अब देखिए युद्धोत्तर घटनाक्रम। जब 1945 में दोबारा वार्ता शुरू हुई तो अंग्रेज इस बात पर सहमत हुए कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी जिसके सभी सदस्य भारतीय होंगे सिवाय वायसराय और सशस्त्र सेनाओं के सेनापति के। देखिए 1945 में, अब हम 1945 के वहाँ पर प्रोसेस में पहुँचे और यहाँ तक 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उससे जो है अंग्रेज पूरी तरीके से हिल चुके थे और 1945 में उनको मजबूरन जो है अब ये विचार करना शुरू कर दिया उन्होंने कि हमको भारत छोड़ना है और भारत की बागडोर किसके हाथ में दे देंगे, हम भारतीयों के हाथों के अंदर दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो 1945 में वार्ता यानी मीटिंग्स होना शुरू हो गई और जो है अंग्रेज जो है इस बात पर सहमत हुए
कि एक केंद्रीय कार्यकारिणी सभा बनाई जाएगी, यानी कि जो विचार विमर्श के लिए एक जो है सेंट्रल सभा बनाई जाएगी और जिसके सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। सिर्फ जो वायसराय होगा वो अंग्रेज होगा और कुछ जो सशस्त्र सेनाओं के सेनापति वो होंगे वो अंग्रेज होंगे। उनकी राय में यह पूर्ण स्वतंत्रता की ओर शुरुआती कदम होगा। अब देखिए, आपको स्वतंत्रता संग्राम हम पढ़ रहे हैं, हमने सब आज़ाद हो गए हम, और आज़ादी की हम कहानी पढ़ रहे हैं, लेकिन डिटेल में अब हमें समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल में स्वतंत्रता की जो मांगे हैं वो कहाँ से शुरू हुई थी। हमने इतने साल संघर्ष किया है ना, 200 सालों तक अंग्रेजों का संघर्ष को सहन किया, लेकिन जो 1945 का जब दौर आया तब जो है एक्चुअल में जो है अंग्रेजों को जो है अब महसूस होने लगा कि वो भारतीयों को जो है भारतीयों की सत्ता लौटा कर जो है चले जाएं। तो फिर जो है यहाँ से जो है हम देखते हैं कि जो एक स्वतंत्रता की जो है शुरुआती दौर शुरू हुआ। सत्ता हस्तांतरण के बारे में यह चर्चा टूट गई क्योंकि जिन्ना इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों को चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा और किसी को नहीं है। और अब जो मोहम्मद अली जिन्ना है ना, वो फिर से अपनी टांग अड़ा रहे, क्योंकि 3 गुटों में अभी तक भी बटा हुआ है, ब्रिटिश सरकार, भारतीय कांग्रेस और दूसरा जो है मुस्लिम लीग। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है अभी भी इस बात पर अड़े हुए थे कि कार्यकारिणी सभा के मुस्लिम सदस्यों को चुनाव करने का अधिकार मुस्लिम लीग के अलावा किसी और को नहीं है। और अब जो फिर वो कार्यकारिणी सदस्यता की बात कर रहे हैं कि भाई कार्यकारिणी के अंदर जो भी सदस्य हैं उनको किसको सदस्यता दी जाएगी, है ना, कार्यकारिणी के अंदर शामिल किया जाएगा। चुनाव करने का जो अधिकार है वो सिर्फ किसके पास होगा, मुस्लिम लीग के पास ही होगा और किसी के पास नहीं होगा। वे सभा में सांप्रदायिक आधार पर वीटो की व्यवस्था भी चाहते थे। और अब जो है वो सभा पर किसका चाहते थे, सांप्रदायिक आधार पर वीटो पावर क्या होता है, मुझे मेरे अधिकारों पर बोलने का हक है, यानी कि मैं जो है मैं ये चाहता हूँ या मैं ये नहीं मानता हूँ, है ना। वीटो पावर यूज़ करके मैं नहीं मानता, है ना, मैं नहीं मानता, वीटो का सीधा सीधा अर्थ होता है। तो वीटो पावर का इस्तेमाल किए वो बात करने लगे। उनका कहना था कि अगर मुस्लिम सदस्य किसी फैसले का विरोध करते हैं तो उसे कम से कम 2/3 सदस्यों की सहमति से ही पारित किया जाना चाहिए। और अगर सब भारतीयों को शामिल कर लिया कार्यकारिणी में और मुस्लिम लीग के सदस्य कह रहे हैं कि हम इस चीज़ पे हम अपनी सहमति नहीं जताते हैं, तो सहमति जताने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2/3 सदस्यों का वोट डलवाना पड़ेगा, तब जो है सहमति जारी होगी। और सहमति जारी होगी तभी जो है क्या होगा, वो कोई भी काम जो है पारित किया जाएगा। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम। उस समय की राजनीतिक हालत को देखते हुए लीग की पहली मांग काफ़ी आश्चर्यजनक थी, क्योंकि राष्ट्रवादी मुसलमानों का एक बड़ा तबका कांग्रेस का समर्थन करता था। अब जो मुस्लिम लीग अपना अलग अलग की मांग कर रहा है लगातार, तो यहाँ पर जो है ये मांग जो है काफ़ी जो है आश्चर्यजनक महसूस की जा रही है कि जो राष्ट्रवादी मुसलमान है ना, उनका जो एक बहुत बड़ा तबका था वो किसके समर्थन में था, कांग्रेस के समर्थन में था। और मुस्लिम लीग क्या चाहता था, अपने आप में जो एक अलग अस्तित्व चाहता था। इन वार्ताओं में उसके प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है मौलाना आज़ाद कर रहे थे। और जो वार्ताएं चल रही थी उस प्रतिनिधि मंडल के अंदर, उस केंद्रीय जो सभा चल रही थी उसके अंदर, उसका जो नेतृत्व कर रहे थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। और पश्चिमी पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सदस्य भी ज़्यादातर जो है मुसलमान थे, और जो यूनियनिस्ट पार्टी थी उसके भी जो सदस्य थे वो क्या थे, मुसलमान थे। अंग्रेज यूनियनिस्टों को नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि पंजाब सरकार में उन्हीं का दबदबा था और वे अंग्रेजों के प्रति लगातार वफादार रहे थे। और अब जो है अंग्रेज सरकार भी क्या चाहती थी, उन यूनियनिस्ट जो थे वो सारे अधिकतर क्या थे, मुसलमान थे, तो उनको भी वो नाराज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अंग्रेजों के प्रति कभी ना कभी वफादार रहे थे। 1946 में दोबारा क्या हुए, प्रांतीय चुनाव हुए। सामान्य सीटों पर कांग्रेस को एक तरफा सफलता मिली। 91.3% गैर मुस्लिम वोट कांग्रेस के खाते में गए। और अब देखिए जो है कांग्रेस को क्या मिल गई, एक तरफा सफलता मिली, और 91.3% जो वोट है वो किसको गए, कांग्रेस के खाते में गए। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भी ऐसी बेजोड़ सफलता मिली। मध्य प्रांत में उसने सभी 30 आरक्षित सीटें जीती और मुस्लिम वोटों में से 86.6% उसके उम्मीदवारों को मिले। और जो है मुस्लिम वोटों में किसको मिले, 86.6% जो है आरक्षित लोग 30% जीते और 86.6% लोग को जीत के मुस्लिम वोट मिले।
सभी प्रांतों की कुल 509 आरक्षित सीटों में से 442 जो सीटें थी वो किसको मिल गई? मुस्लिम लीग के पास गई। इसका मतलब है कि जो 1946 में जाकर ही मुस्लिम लीग खुद को मुस्लिम मतदाताओं के बीच सबसे प्रभुत्वशाली पार्टी के रूप में स्थापित कर पाई, और जो है 1946 में जाकर जो है मुस्लिम लीग का भी अपना जो एक नेता हो गया और अपना उन्होंने दबदबा बना लिया और एक पार्टी के रूप में जो है वो अपना अस्तित्व जो है पा गई, क्योंकि अभी तक वो उनका कोई लीडर नहीं हो रहा था, वो हार रहे थे, है ना। तो ऐसे में जो है 1946 में जाकर उनका खुद का जो है अपना अस्तित्व सामने आ गया। अब जाकर वह भारत के मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता होने का दावा कर सकती थी, और अब जो है आगे जाकर वो क्या कर रही है? तो एकमात्र मुसलमान होने का जो है वो दावा करने लगी। लेकिन आपको याद होगा कि इन चुनावों में मताधिकार बेहद सीमित था, और जो है ये जो चुनाव हुए 1946 के, इसमें जो मताधिकार था वो बेहद सीमित था, क्योंकि कुछ लोग सेलेक्टेड लोग ही क्या कर सकते थे? वोट दे सकते थे। अभी तक सारे लोग वोट नहीं दे सकते थे, तो मताधिकार सीमित था। आबादी के केवल 10 से 12% तबके को ही प्रांतीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार दिया गया था। ये हम बात पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई 10 से 12% लोग जो है उस समय वोट डाल सकते थे। केंद्रीय असेंबली के चुनाव में तो केवल 1% लोगों को ही मताधिकार मिला था, और केंद्रीय जो असेंबली थी वहाँ पर तो बिल्कुल ही जो बहुत सेलेक्टेड लोग थे वही जो है वहाँ पर वोट दे सकते थे। तो आप ये देखें, एक फ़ोटो दिया है, नवंबर 1939 का है, और वायसराय के साथ बैठक से जो है पहले महात्मा गांधी के साथ जो है मोहम्मद अली जिन्ना, या ये मोहम्मद अली जिन्ना है, सामने दे रखा है, ठीक है, ये जिन्ना है और ये गांधी जी हैं जो आपस में क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। तो आज के लिए जो है आप समझ गए कि जो है अब विभाजन का जो दौर है, और दूसरा जो है भारत से अंग्रेज कैसे जा रहे हैं, कैसे छोड़ रहे हैं, भारत को छोड़ेंगे, उसकी प्रक्रिया भी हम इसमें साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं। तो यहाँ तक आप अच्छे से पढ़े, समझे, और कुछ समझ नहीं आता तो आप प्रश्न करें।